कालचक्र एक्सप्रेस, वो स्टेशन जो नक्शे पर नहीं था। आर्यन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था जिसे पुरानी और रहस्यमयी जगहों के बारे में लिखना पसंद था। दिल्ली की उमस भरी गर्मी से परेशान होकर उसने तय किया कि वो कुछ दिन हिमाचल की वादियों में बिताएगा। उसने आखिरी वक्त पर कालका मेल की टिकट बुक की। ट्रेन रात के 10 बजे पुरानी दिल्ली स्टेशन से छूटने वाली थी। स्टेशन पर भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही आर्यन अपने कोच B4 में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। पूरा डिब्बा खाली सा लग रहा था। उसकी सीट नंबर 32 थी। वहां पहले से ही एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो गहरे भूरे रंग का कोट पहने हुए थे और एक पुरानी घड़ी को बार बार देख रहे थे। बेटा, समय बहुत बलवान होता है, बुजुर्ग ने बिना ऊपर देखे कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना बैग ऊपर रख दिया। ट्रेन ने एक लंबी सीटी मारी और रेंगने लगी। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, बाहर की लाइटें धुंधली होने लगी। रात के करीब 2 बज रहे थे। आर्यन की नींद अचानक टूटी। उसे महसूस हुआ कि ट्रेन की रफ्तार बहुत धीमी हो गई है। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना काला कोहरा था। डिब्बे की लाइटें टिमटिमा रही थीं। उसने गौर किया कि कोच में जो कुछ और यात्री थे, वे अब अपनी सीटों पर नहीं थे। वो बुजुर्ग आदमी भी गायब था। आर्यन थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वो पानी की बोतल लेने के लिए उठा और वॉश बेसिन की तरफ गया। जैसे ही उसने आईने में अपना चेहरा देखा, उसके पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरी। आर्यन झटके से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, एक बच्चे के रोने की आवाज। आवाज अगले कोच B5 से आ रही थी। आर्यन ने सोचा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है। वो भारी दरवाजा धकेलकर अगले कोच में गया। B5 कोच में कदम रखते ही आर्यन ठिठक गया। इस डिब्बे का मंजर पूरी तरह बदला हुआ था। सीटें फटी हुई थीं, छत से पानी टपक रहा था और चारों तरफ जंग लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये डिब्बा दशकों से इस्तेमाल नहीं हुआ हो। वहां एक महिला बैठी थी जिसकी पीठ आर्यन की तरफ थी। वो अपने हाथ में एक पुराने जमाने का खिलौना लिए उसे झूला रही थी। मैडम, क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा। महिला नहीं रुकी। उसकी सिसकियां अब हंसी में बदलने लगीं। जब वो धीरे से मुड़ी तो आर्यन की चीख निकल गई। उस महिला का चेहरा आधा जला हुआ था और आंखों की जगह सिर्फ गहरे गड्ढे थे। क्या तुमने मेरा बेटा देखा है? वो इसी स्टेशन पर उतरा था। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो लग रहा था जैसे जमीन के नीचे से आ रही हो। आर्यन पीछे की तरफ भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वो आया था, वहां अब सिर्फ एक लोहे की दीवार थी। वो फंस चुका था। अचानक ट्रेन ने जोर का झटका खाया और रुक गई। बाहर एक स्टेशन का बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था रुद्रापुर जंक्शन। आर्यन ने अपने फोन में मैप देखा। उसके होश उड़ गए। नक्शे के हिसाब से वो जंगल के बीचों बीच था। वहां कोई रेलवे स्टेशन होना ही नहीं चाहिए था। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सिर्फ पुराने जमाने के लालटेन लिए कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे, जिनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। तभी वही बुजुर्ग आदमी फिर से प्रकट हुए। बेटा, यहां से भाग जाओ। ये ट्रेन अब पटरी पर नहीं, रूहों के रास्ते पर चल रही है। अगर गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी तो तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन से नीचे कूद गया। उसे लगा कि प्लेटफॉर्म पर भागना सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसे महसूस हुआ कि मिट्टी ठंडी और गीली है, जैसे किसी कब्र की हो। स्टेशन मास्टर के केबिन से एक अजीब सी घंटी बजने लगी। आर्यन ने खिड़की से अंदर झांका। वहां एक कंकालनुमा आदमी बैठा था जो लॉग बुक में कुछ लिख रहा था। उस बुक पर आर्यन का नाम सबसे ऊपर लिखा था और उसके आगे लिखा था मृत्यु, रात 3:15 बजे। आर्यन की घड़ी में 3:10 हो रहे थे। उसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। वो वापस ट्रेन की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन अब धुआं बनकर हवा में उड़ने लगी थी। पटरियां सांप की तरह हिल रही थीं। तभी उसे वो महिला फिर दिखी जो अब हवा में तैरते हुए उसकी तरफ आ रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से मंत्र बुदबुदाने लगा। उसे लगा जैसे हजारों बर्फीले हाथ उसे खींच रहे हों। ये सच नहीं है, ये भ्रम है, वो चिल्लाया। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। एक जोरदार झटके के साथ उसकी आंखें खुली। वो अपनी सीट नंबर 32 पर था। सूरज की किरणें खिड़की से आ रही थीं। ट्रेन चंडीगढ़ स्टेशन पर खड़ी थी।
आर्यन पसीने से तरबतर था। बुरा सपना था क्या भाई साहब? सामने बैठे एक युवक ने पूछा। आर्यन ने राहत की सांस ली। हाँ, बहुत भयानक था। उसने अपना बैग उठाया और उतरने लगा। तभी उसकी नजर अपनी कलाई पर पड़ी। उसकी आधुनिक डिजिटल घड़ी गायब थी। उसकी जगह एक पुरानी पीतल की घड़ी बंधी हुई थी, वही घड़ी जो उस रहस्यमयी बुजुर्ग के पास थी। घड़ी के पीछे छोटे अक्षरों में खुदा था, रुद्रापुर जंक्शन पर तुम्हारा इंतजार रहेगा। आर्यन का दिल फिर से जोरों से धड़कने लगा। उसने खिड़की के बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर वही बुजुर्ग आदमी खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। जैसे ही एक दूसरी ट्रेन बीच से गुजरी, वो आदमी गायब हो गया। रुद्रापुर की वापसी, मौत का साया। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद भी आर्यन का जीवन सामान्य नहीं रहा। वो पुरानी पीतल की घड़ी जो उसके हाथ में रहस्यमयी ढंग से आ गई थी, अब एक अभिशाप बन चुकी थी। वो घड़ी कभी 3:15 से आगे नहीं बढ़ती थी। चाहे आर्यन कितनी भी कोशिश कर ले, सुइयां वहीं आकर रुक जाती और कमरे का तापमान अचानक इतना गिर जाता कि उसकी सांसें जमने लगती। आर्यन ने ठान लिया कि जब तक वो उस रुद्रापुर का सच नहीं जान लेता, उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने रेलवे के पुराने अभिलेखों को खंगालना शुरू किया। हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद उसे एक जली हुई फाइल मिली, जिसमें 1924 के एक भयानक हादसे का जिक्र था। फाइल के मुताबिक रुद्रापुर एक छोटा सा जंक्शन हुआ करता था, जहां एक घने कोहरे वाली रात में एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर हुई थी। उस हादसे में सैकड़ों लोग जिंदा जल गए थे। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें स्टेशन की पटरियों के पास ही दफन कर दिया गया। उसके बाद से ही वहां से गुजरने वाली ट्रेनों के ड्राइवरों ने अजीबोगरीब आकृतियां देखने की शिकायत की, जिसके बाद सरकार ने उस स्टेशन को बंद कर दिया और नक्शे से हमेशा के लिए मिटा दिया। आर्यन समझ गया कि वह घड़ी उसे वहीं बुला रही है। आर्यन अपनी कार लेकर हिमालय की उन वीरान पहाड़ियों की ओर निकल पड़ा। आधी रात का वक्त था और जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया था। कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी रास्ता नहीं दिखा पा रही थीं। अचानक झाड़ियों के बीच उसे वही पुरानी जंग लगी पटरियां दिखाई दी। उसने कार रोकी और अपनी टॉर्च लेकर पटरियों के सहारे चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयां पागलों की तरह घूमने लगीं। हवा में सड़े हुए लोहे और जलते हुए मांस की गंध फैलने लगी। अचानक कोहरा छंटा और उसके सामने रुद्रापुर जंक्शन खड़ा था। स्टेशन की इमारत खंडहर हो चुकी थी और दीवारों पर खून के काले पड़ चुके निशान थे। तभी दूर से एक भारी इंजन के रेंगने की आवाज आई। एक काली, भाप छोड़ने वाली ट्रेन पटरियों पर सरकती हुई आई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 100 साल पहले हुआ करती थी। ट्रेन के रुकते ही डिब्बों से धुंध निकलने लगी और वो बुजुर्ग स्टेशन मास्टर आर्यन के ठीक सामने खड़ा था। उसकी खाल लटकी हुई थी और आंखों की जगह 2 जलते हुए अंगारे थे। तुमने मेरी घड़ी चुराई थी आर्यन, बुजुर्ग ने अपनी कंकालनुमा उंगली उसकी ओर उठाई। अब तुम्हें इसका किराया अपनी रूह से चुकाना होगा। देखते ही देखते ट्रेन के डिब्बों से वो तमाम लोग उतरने लगे जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई थी। किसी का चेहरा आधा जला था तो किसी के शरीर का हिस्सा गायब था। वे सब धीरे धीरे आर्यन को घेरने लगे। तभी उसे वही महिला दिखी जो अपना जला हुआ खिलौना लिए उसके पास आई। उसने आर्यन का गला अपनी बर्फीली उंगलियों से जकड़ लिया। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी जान निकल रही है। तभी आर्यन को याद आया कि बुजुर्ग ने पिछली बार उसे हरी झंडी के बारे में कुछ कहा था। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और महिला को धक्का देकर स्टेशन मास्टर की ओर झपटा। उसने देखा कि बुजुर्ग के हाथ में एक फटी हुई हरी झंडी थी। आर्यन समझ गया कि यह झंडी ही इस काल चक्र की चाबी है। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस झंडी को आग लगा दी। जैसे ही कपड़े ने आग पकड़ी, पूरा स्टेशन एक भयानक चीख से गूंज उठा। ट्रेन की बोगियां धुएं की तरह उड़ने लगी और वो बुजुर्ग गायब हो गया। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोगों को आर्यन सड़क किनारे बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल में था। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसे एक पुराना मुड़ा हुआ रेल टिकट मिला। उस पर आज की तारीख लिखी थी और कोच नंबर था B4, सीट नंबर 32। आर्यन के कान में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुसाफिर, सफर अभी जारी है। उसने खिड़की के बाहर देखा। सूरज की रोशनी के बावजूद उसे पटरियों पर एक धुंधली सी ट्रेन जाती हुई दिखाई दी, जो शायद उसके दोबारा आने का इंतजार कर रही थी। अतीत की गूंज।
आखिरी सफर। अस्पताल की उस खिड़की से दूर जाती धुंधली ट्रेन को देखकर आर्यन का मन अशांत हो उठा। वो टिकट जो उसकी जेब में मिला था वो महज एक कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जो उसके पूरे अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। आर्यन ने तय किया कि वो इस पहेली को जड़ से खत्म करेगा। वो वापस अपने घर नहीं गया, बल्कि उस सरकारी लाइब्रेरी की ओर भागा जहां उसने रुद्रपुर हादसे की फाइल देखी थी। इस बार उसने फाइल के पन्ने और गहराई से पलटे। धूल भरी फाइलों के बीच उसे हादसे में मारे गए लोगों की एक पुरानी पीली पड़ चुकी तस्वीरों वाली लिस्ट मिली। जैसे ही उसने तीसरा पन्ना पलटा, उसके हाथ कांपने लगे और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उस लिस्ट में एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी, एक नौजवान लड़का जिसका चेहरा हुबहू आर्यन जैसा था। उसके नीचे नाम लिखा था, आर्यन खन्ना, उम्र 24 वर्ष, निवासी दिल्ली। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1924 के हादसे में मरने वालों में वो खुद शामिल था। लेकिन ये कैसे संभव था? क्या वो एक रूह था जिसे लग रहा था कि वो जिंदा है, या फिर समय के किसी चक्र ने उसे दोबारा जन्म देकर फिर से उसी मौत की दहलीज पर खड़ा कर दिया था? तभी उसके कान में वही पुरानी पीतल की घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। उसने देखा कि घड़ी अब उसके हाथ में नहीं थी, लेकिन आवाज उसके दिमाग के अंदर से आ रही थी। अचानक कमरे की रोशनी टिमटिमाई और दीवार पर एक परछाई उभरी। वो वही बुजुर्ग स्टेशन मास्टर था। इस बार वो डरावना नहीं, बल्कि उदास दिख रहा था। तुम अब भी नहीं समझे आर्यन? बुजुर्ग की आवाज हवा में गूंजी। तुम कोई नए मुसाफिर नहीं हो, तुम वही हो जो 100 साल पहले उस ट्रेन से उतरना भूल गया था। तुम्हारी रूह उस रात रुद्रपुर जंक्शन पर ही छूट गई थी, और तुम्हारा ये शरीर सिर्फ एक परछाई है जो तुम्हें वापस उस अधूरे सफर को पूरा करने के लिए खींच रही है। आर्यन चिल्लाया, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं, मेरा वर्तमान है, मेरा भविष्य है। वर्तमान एक भ्रम है बेटा, बुजुर्ग ने कहा। रुद्रपुर तुम्हें इसलिए बुला रहा है क्योंकि जब तक तुम उस ट्रेन में अपनी सीट पर जाकर नहीं बैठते, ये कालचक्र कभी नहीं रुकेगा। हर 100 साल में तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा, और हर बार तुम्हें इसी खौफ से गुजरना होगा। पागलों की तरह आर्यन अपनी कार की ओर भागा। वो उस स्टेशन को हमेशा के लिए तबाह करना चाहता था। वो फिर से उसी जंगल में पहुंचा जहां पटरियां उसका इंतजार कर रही थीं। लेकिन इस बार नजारा अलग था। वहां कोई खंडहर नहीं था, वहां एक चमकता हुआ नया नवेला रुद्रपुर जंक्शन था, जैसा वो 1924 में रहा होगा। लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने घूम रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। आर्यन ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर वही 24 साल का आर्यन, उसका पिछला जन्म, खड़ा था, जो अपनी घड़ी देख रहा था। तभी ट्रेन ने सीटी मारी, कालचक्र एक्सप्रेस। पुराने आर्यन ने जैसे ही ट्रेन में कदम रखा, उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। वर्तमान वाले आर्यन को समझ आया कि वो हादसा मालगाड़ी की टक्कर से नहीं, बल्कि समय की एक गड़बड़ी से हुआ था। अगर वो आज उस ट्रेन में चढ़ गया तो वो हमेशा के लिए उस 1924 की रात में कैद हो जाएगा, और अगर वो नहीं चढ़ा तो उसकी रूह कभी शांत नहीं होगी। तभी वो जलने वाली महिला फिर प्रकट हुई। उसने अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आ जाओ बेटा, ट्रेन छूट रही है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। उसका वर्तमान का जीवन धुंधला होता जा रहा था। उसकी यादें, उसका करियर, सब कुछ मिट रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने ट्रेन के पायदान पर पैर रखा, पूरी दुनिया एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गई। ट्रेन के डिब्बे के अंदर सब कुछ शांत था। वो अपनी सीट नंबर 32 पर जाकर बैठ गया। सामने वही बुजुर्ग बैठे थे। टिकट दिखाओ बाबूजी, एक टीटीई ने आकर कहा। आर्यन ने अपनी जेब से वही खून से सना टिकट निकाला। टीटीई ने उस पर मोहर लगाई और मुस्कुराकर कहा, अगला स्टेशन अंत है। ट्रेन कोहरे में गायब हो गई। आज भी अगर कोई कालका मेल में सफर करता है और रात के 3:15 बजे उसकी आंख खुलती है, तो उसे कोच B4 की सीट नंबर 32 पर एक नौजवान पत्रकार बैठा दिखता है, जो एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। लोग कहते हैं कि वो आज भी अपनी उस अधूरी रिपोर्ट को पूरा कर रहा है जो उसने 100 साल पहले शुरू की थी। उपसंहार, अनंत सन्नाटा। आर्यन की ट्रेन में बैठते ही पटरियों की खड़खड़ाहट एक लोरी जैसी लगने लगी। डिब्बे की खिड़की से बाहर अब घना कोहरा नहीं, बल्कि सितारों से भरा एक अनंत आसमान दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि सालों से उसके सीने पर जो बोझ था
वो अब हट गया है। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी पन्ने पर लिखा, सफर का अंत वहीं होता है जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। रुद्रापुर कोई जगह नहीं, एक ठहराव है उन लोगों के लिए जो अपनी कहानी पूरी करना भूल गए थे। जैसे ही उसने कलम रोकी, ट्रेन की लाइटें एक बार तेज चमकी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह दिल्ली के एक छोटे से अखबार के दफ्तर में आर्यन के संपादक ने उसका केबिन खोला। मेज पर धूल जमी थी, लेकिन वहां एक पुरानी पीतल की घड़ी रखी थी जिसकी सुइयां 3:15 पर स्थिर थीं। आर्यन कभी वापस नहीं लौटा और न ही पुलिस को उसकी कार या कोई सुराग मिला। आज भी पुराने दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कुछ कुली कसम खाकर कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में एक ऐसी ट्रेन आकर रुकती है जो किसी टाइम टेबल में नहीं है। उस ट्रेन की खिड़की से एक नौजवान हाथ हिलाता है जिसके हाथ में एक पुरानी घड़ी चमकती है। रुद्रापुर का रहस्य अब आर्यन के साथ ही दफन हो चुका था। वो अब उस स्टेशन का नया रक्षक बन चुका था, जो किसी नक्शे पर तो नहीं है, पर भटके हुए मुसाफिरों के लिए आज भी वहीं मौजूद है। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।